गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन एकेडमी पर। आज हम क्लास 11 फिजिक्स स्टडी करेंगे और सीबीएसई टर्म 2 का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मैकेनिक्स में आता है। इसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इससे प्रीवियस चैप्टर जो था उसका नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अभी हम आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो फ्लूइड की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, अ मटेरियल विच हैव एबिलिटी टू फ्लो। वो भी कोई भी मटेरियल जो फ्लो कर सकता है, जिसके पास एबिलिटी होती है फ्लो करने की, उसको हम जो है फ्लूइड कहते हैं। जैसे वाटर हो गया, ऑयल्स हो गए या एयर हो गए। फ्लूइड्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस। दोनों के पास जो है फ्लो करने की एबिलिटी होती है, यानी उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की। इसलिए दोनों ही जो है हमारे क्या होते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ आर फ्लूइड्स। लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में आपको पता ही एग्जांपल आ सकता है, आ जाते हैं वाटर हो गया आपका, ऑयल्स हो गए, ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब जो है लिक्विड्स में आते हैं। लिक्विड्स की बाकी डेफिनेशन या प्रॉपर्टी आपको पता ही है, वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। गैसेस भी फ्लूइड्स के अंदर ही आते हैं। गैसेस का एग्जांपल आपको पता ही है, एयर होगी। सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट एयर ले लेते हैं इसमें, फिर बाकी आपके पता ही है गैसेस होती हैं। H2 हो गई, O2 हो गया, N2 हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, एक्सेट्रा। तो फ्लूइड्स एंड गैस लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों ही क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, क्योंकि दोनों के पास ही एक बेसिक जो फ्लूइड की डेफिनेशन है या डेफिनेशन हिसाब से एक प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम कहते हैं फ्लो करने की प्रॉपर्टी या फ्लो करने की एबिलिटी। इसलिए इनको जो है फ्लूइड्स कहा जाता है। फ्लूइड्स की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि फ्लूइड्स की जो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो पहली हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड्स इज रैंडम एंड डिसऑर्डर्ड। जो फ्लूइड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता या ऑर्डर्ड नहीं होता, बल्कि वो डिसऑर्डर्ड होता है, रैंडम होता है। यानी उसके पार्टिकल्स जो होते हैं जिगजैग मोशन में इधर उधर मूव करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, यानी रैंडम मोशन होता है उनका। हम ये भी कह सकते हैं कि उनका जो ऑर्डर्ड है, उनका जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, वो रैंडम या डिसऑर्डर्ड है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि फ्लूइड्स एक्वायर द शेप्स ऑफ कंटेनिंग वेसल्स। जो भी वेसल है, जो भी बर्तन है, चाहे अगर हम गैसेस की बात करें तो उनको हमें जनरली क्लोज्ड कंटेनर्स में या क्लोज्ड वेसल्स में रखना होता है। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो उनको हम ओपन वेसल में भी रख सकते हैं। तो जो फ्लूइड्स होते हैं, चाहे वो लिक्विड्स हो या गैसेस हो, दोनों ही उस बर्तन का शेप लेते हैं जिसमें वो रखे जाते हैं। अगर हमने उनको जो है सिलेंड्रिकल वेसल में रखा है तो वो सिलेंड्रिकल जैसे हो जाएंगे। अगर हमने उनको जो है कॉनिकल वेसल्स में रखा है तो कॉनिकल जैसे हो जाएंगे, यानी वो कंटेनिंग वेसल का शेप एक्वायर कर लेते हैं। तीसरी हमारे पास इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो शियर फोर्स को विथस्टैंड नहीं कर सकते। यानी जो फ्लूइड्स होते हैं वो शियर फोर्स जब उन पर लगाया जाएगा या शियर स्ट्रेस लगाया जाएगा तो वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नीचे डायग्राम बनाया हुआ है, ग्राउंड है मेरा, ग्राउंड पे मैंने जो है एक फ्लूइड लिया हुआ है। फ्लूइड के ऊपरी सरफेस पे मैंने शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स लगाया हुआ है। टेंजेंशियल फोर्स वो होता है जो एरिया के टेंजेंशियली पैरेलल लगाया जाता है। तो जब भी आप किसी फ्लूइड पे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिक्विड लिया हुआ है, वाटर है मान लीजिए यहाँ पे, तो जब भी आप लिक्विड को के ऊपर शियर फोर्स, उसकी फ्री सरफेस पे शियर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो शियर फोर्स को विथस्टैंड नहीं कर पाता, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। चौथी प्रॉपर्टी है कि बेशक से ये शियर फोर्स को विथस्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन ये नॉर्मल फोर्सेस को या नॉर्मल स्ट्रेसेस को विथस्टैंड कर सकता है। मतलब उसके अगेंस्ट ये स्टैंड कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया हुआ है। यहाँ पे ये मेरा पिस्टन है, ये मेरी सिलेंडर है, और इसके अंदर मैंने एक फ्लूइड ले लिया, से वाटर ले लिया मैंने। तो अगर मैं इसको कंप्रेस करना चाहूँ तो वाटर तो खैर बहुत ही कम, ना के बराबर कंप्रेसिबल होता है, तो उसको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहा जाता है। तो जो वाटर है वो इस नॉर्मल फोर्स को जो है विथ स्टैंड कर सकता है, यानी जैसे मैं दबाने की कोशिश करूंगा वैसे ही वाटर भी अगेंस्ट में इसके जो है अपना फोर्स लगाएगा, इंटरनल फोर्स लगाएगा। तो जो लिक्विड्स होते हैं चाहे गैसेस होते हैं, वो नॉर्मल फोर्सेस या नॉर्मल स्ट्रेसेस को तो विथ स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन शियर फोर्सेस को या शियर स्ट्रेसेस को विथ स्टैंड नहीं कर सकते हैं।
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्लूइड्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है? फ्लूइड मैकेनिक्स वो ब्रांच है साइंस की जो कि स्टडी करती है फ्लूइड्स के बारे में, यानी को फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, हम सिंपली कहेंगे साइंस की वो ब्रांच जो कि स्टडी करती है फ्लूइड्स के बारे में, उस ब्रांच को हम जो है फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स हमारी दो प्रकार की होती है, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। यानी जब हम स्टडी करते हैं फ्लूइड की, जब वो रेस्ट पे हों, यानी द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट, उसको हम कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। एंड द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, जब फ्लूइड्स मूव कर रहे हो या मोशन में होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, तो वो ब्रांच जो स्टडी करती है उसको कहते हैं हम फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स हमारी दो प्रकार की होती है, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में हम जो है फ्लूइड एट रेस्ट स्टडी करते हैं, एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड डायनामिक्स में हम फ्लूइड इन मोशन स्टडी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक टैंक बनाया हुआ है सिलेंड्रिकल, उसके अंदर मैंने फ्लूइड लिया हुआ है, सेम मैंने वाटर ले लिया है। अब ये फ्लूइड जो है रेस्ट पे है, तो जब हम इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे, चाहे इसमें प्रेशर की स्टडी करें या थ्रस्ट की स्टडी करें या इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज की स्टडी करें, तो वो जो आएगा वो आएगा मेरा फ्लूइड स्टैटिक्स के अंडर में। लेकिन अगर यही फ्लो कर रहा है फ्लूइड से, हमने यहाँ पे पाइप कनेक्ट कर दिया, हमने यहाँ पे एक पाइप कनेक्ट कर दिया, अब ये फ्लो कर रहा है, यहाँ पे फ्लूइड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, इस पाइप में जो है फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो जब हम इसकी स्टडी करेंगे यानी फ्लूइड इन मोशन, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। अब मैं आपको बताता हूँ थ्रस्ट क्या होता है एंड प्रेशर क्या होता है, दोनों के बारे में बता देता हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स में थ्रस्ट का किसे कहते हैं एंड प्रेशर किसे कहते हैं, इसको मैं आप समझाने जा रहा हूँ आपको। सो थ्रस्ट, मैंने डायग्राम मिटा दिया, जो डायग्राम समझाना था वो, कोई बात नहीं, चलिए दोबारा बना लेते हैं डायग्राम। सो एक सिलेंड्रिकल टैंक लिया है मैंने, इसमें मैंने कोई फ्लूइड लिया हुआ है, से वाटर लिया है मैंने, और अब ये फ्लूइड जो है रेस्ट पे है, यानी हम स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्टैटिक फ्लूइड की। ये स्टैटिक फ्लूइड है मेरा, यानी फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है। तो स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं। तो थ्रस्ट क्या होता है? पहली बात तो बता दूं, थ्रस्ट एक फोर्स होता है, इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इज अ टाइप ऑफ फोर्स। जाहिर सी बात है फोर्स है, तो बाकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं फोर्स की वो इसके पास भी होंगी, यानी इसकी एसआई यूनिट भी न्यूटन होगी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो थ्रस्ट होता क्या है? जब भी कोई फ्लूइड किसी सरफेस पे कांटेक्ट में होता है, तो वो सरफेस पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है। जैसे यहाँ पे दीवारें हैं जो टैंक की, इस पर जो पानी है वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसी फोर्स को हम जो है थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रस्ट। तो ये लिक्विड या फ्लूइड जो सरफेस है कांटेक्ट में, उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसी को हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। तो ये मेरा थ्रस्ट है। तो सिंपली द फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी फ्लूइड ऑन सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो थ्रस्ट एक फोर्स ही है, तो जाहिर सी बात है इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन होगी। तो जब न्यूटन को आप कंप्लीट लिखेंगे तो एन छोटा होना चाहिए, और जब न्यूटन को आप शॉर्ट लिखेंगे तो एन बड़ा होना चाहिए। सीजीएस यूनिट आपको पता ही चल गई होगी क्या होगी, सीजीएस यूनिट इसकी डाइन होती है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पे पावर 5 डाइन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो प्रॉपर्टीज फोर्स की हैं वही है प्रॉपर्टीज थ्रस्ट की होंगी, ठीक है। तो फ्लूइड के केस में हम जो फोर्स होगा उसको थ्रस्ट ही कह के चलेंगे। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि प्रेशर क्या होता है। तो डायग्राम में नहीं मिटा रहा हूं, डायग्राम में सेम ले रहा हूं। तो प्रेशर की बात करते हैं। कई एडुकेटर प्रेशर को कैपिटल पी से दिखाते हैं, वो गलत है। सिंपली मैं कह रहा हूँ दैट इज रॉन्ग। प्रेशर जो है स्मॉल पी से दिखाया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी। कैपिटल पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर फोर्स।
मैं आपको भी बता दूं, कैपिटल P स्टैंड्स फॉर प्रेशर फोर्स एंड स्मॉल p स्टैंड्स फॉर प्रेशर। और प्रेशर का भी जो पूरा नाम होता है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर फोर्स। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर फोर्स, यानी जो प्रेशर फोर्स P था कैपिटल वाला, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, उसी को हम कहते हैं स्मॉल p, यानी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर फोर्स या सिंपली प्रेशर। तो प्रेशर सिंपली जो होता है, इसका पूरा नाम होता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर फोर्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम प्रेशर कहेंगे और ये स्मॉल p से दिखाया जाता है। कैपिटल P स्टैंड्स फॉर प्रेशर फोर्स। अब प्रेशर क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास जो है एक जो है कोई सरफेस है, से ये सरफेस है मेरे पास एक। अगर मैं 3D बनाना चाहूँ तो मैंने इस तरह से बना लिया है इसको, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, 3D बनाते हैं। मन से बनाते हैं तो बढ़िया बनेगा, बेमन से बनाएंगे तो खराब बनेगा। अब मुझे लगता है थोड़ा सही बनाए। और 3D बना दूं, ये लीजिए और 3D बना देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज एरिया ए। सो इसका एरिया ए है और इस पे मेरा एक फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स से एफ। अगर ये सरफेस वॉल्स हैं कंटेनर की, तो इस फोर्स को मैं क्या कहूंगा, थ्रस्ट कहूंगा, जो कि लिक्विड लगा रहा है। क्या लगा रहा है, लिक्विड। लेकिन हम जनरल केस ले रहे हैं अभी, कोई भी सरफेस एरिया ए है या कोई भी एरिया ए है, उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एफ लग रहा है। तो ये जो फोर्स है, इसको जब एरिया से डिवाइड कर देंगे इससे, यानी फोर्स की इंटेंसिटी जो होती है उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये फोर्स कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए सरफेस के। सो हम ये भी कह सकते हैं प्रेशर इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर इज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपको यहाँ से प्रेशर की ऐसा यूनिट पता चल जाएगी। सो ऐसा यूनिट जो होती है प्रेशर की, वो होती है पास्कल। तो पास्कल को जब फुल में लिखेंगे तो P छोटा, और जब शॉर्ट में लिखेंगे तो PA, जिसमें P बड़ा होगा। अगर हम फॉर्मूले से प्रेशर की यूनिट पता करना चाहें तो फोर्स की होती है न्यूटन अपॉन में स्क्वायर मीटर, यानी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये भी यूनिट होती है इसकी, और ये दोनों बराबर होती हैं, यानी पास्कल बराबर होती है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के, यानी 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है। सो दिस इज द प्रेशर एंड इट्स यूनिट। अगर हम CGS यूनिट की बात करें, सो दीज आर SI यूनिट्स। अगर CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट जो होती है, इसकी होती है डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर होती है CGS यूनिट। और भी यूनिट्स के बारे में आपको बताऊंगा, और भी प्रेशर की यूनिट्स होती हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। एक चीज और बता दूं कि प्रेशर जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब मैं आपको प्रेशर की दूसरी यूनिट्स के बारे में बता देता हूँ, प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस। यहाँ पे देखेंगे आप, ये मेरा एरिया है, सरफेस का एरिया है A, और इस पे जो मेरा फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है, कांस्टेंट। जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो मेरा कांस्टेंट फोर्स है। तो जो मेरा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगी, या सिंपली प्रेशर जो होगा, वो होगा फोर्स अपॉन में एरिया। ये तो मैंने आपको प्रीवियस वाले क्लास में, मतलब प्रीवियस वाले पार्ट में बता दिया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो एरिया पे फोर्स लग रहा होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये वेरिएबल फोर्स है, इट इज नॉट कांस्टेंट। तो उस केस में प्रेशर कैसे निकालते हैं, तो उस केस में हम एक छोटा सा एरिया का एक छोटा सा यूनिट ले लेते हैं। सपोज ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया का हिस्सा लिया हुआ है, एलिमेंट लिया हुआ है, ये वाला DA कहते हैं। क्या कहते हैं, DA, स्मॉल एरिया एलिमेंट। उसके ऊपर एक छोटा सा फोर्स DF मान लिया मैंने लग रहा है। तो इस DF को जब DA से डिवाइड करूंगा तब मेरा प्रेशर क्या निकलेगा, P निकलेगा। तो जब आपका फोर्स वेरिएबल हो तो उस समय पर जो आप प्रेशर निकालेंगे दैट इज DF अपॉन DA, जहाँ पे DA है
एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट और उस एलिमेंट के ऊपर एक छोटा सा फोर्स लग रहा है डीएफ। तो ये मेरा दो प्रेशर हो गया, एक वेरिएबल फोर्स के लिए हो गया और एक कांस्टेंट फोर्स के लिए हो गया। अब मैं प्रेशर्स की दूसरी यूनिट्स बताता हूँ आपको। अभी मैंने आपको जो यूनिट बताई थी वो एसआई यूनिट एंड सीजीएस दो यूनिट्स बताई थी, पास्कल एंड डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। और भी यूनिट्स बता देता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है इसकी बार, एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए बहुत यूज की जाती है बार। तो 1 बार इज इक्वल टू 10 पे पावर 5 पास्कल। तो 1 बार जो होता है वो 10 पे पावर 5 पास्कल यानी 1,00,000 पास्कल के बराबर होता है। दूसरी इसकी यूनिट होती है एटीएम। सो एटीएम जो है वो बार से थोड़ी बड़ी होती है, स्लाइटली ग्रेटर देन बार। पहले दोबारा बता देता हूँ, एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं इसको। ये थोड़ी सी बड़ी होती है बार से। कितनी बड़ी होती है मैं बता देता हूँ। सो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार। तो आप देखेंगे थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा है बार से, ठीक है। अगर मैं इसी को पास्कल में निकालना चाहूँ तो बार की जगह 10 पे पावर 5 पास्कल रख दूंगा। तो 1.01325 इंटू बार की जगह रख दूं 10 पे पावर 5 पास्कल। तो देखिए आपका 1 एटीएम बराबर होता है 1.01325 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5 पास्कल। कई केसेस में हम एटीएम को बार के बराबर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्टली ये बराबर नहीं होता। बार छोटा होता है, एटीएम बड़ा होता है। ओके, फिर और भी इसकी यूनिट्स यूज होती हैं, जैसे किलो पास्कल हो गई, इसको पता ही होगा आपका। किलो पास्कल में 1000 पास्कल हो गए, ठीक है, या 10 पे पावर 3 पास्कल हो गए। इस तरह से मेगा पास्कल हो गई, एमपीए, ये जो है आपका 10 पे पावर 6 पास्कल है। कितना है एमपीए? 10 पे पावर 6 पास्कल। इसका मतलब है कि 10 पे पावर 5 पास्कल को मैं 0.1 एमपीए भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब है 1 बार बराबर 0.1 एमपीए भी होता है। इस तरह से एक जीपीए होता है, गीगा पास्कल, 10 पे पावर 9 पास्कल। और भी होता है इसका, वाटर कॉलम में भी लेते हैं, मरकरी कॉलम में भी लेते हैं। मरकरी कॉलम, वाटर कॉलम क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक मैंने ट्यूब ली है, एक ट्यूब ली है, इसमें मैंने मरकरी भर दिया। सिलेंड्रिकल ट्यूब ली हुई है, इसमें मैंने क्या भर दिया? मरकरी, Hg, ठीक है, इसके अंदर Hg भरा हुआ है मेरा। और ये इसकी फ्री सरफेस है और इसको मैं ऐसा करता हूँ, कवर कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा मैंने कवर कर दिया है ताकि इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना लग पाए। अभी मैं इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए प्रेशर जो होगा वो डेप्थ पे डिपेंड करेगा, यानी H पे। इस पॉइंट पे मुझे प्रेशर पता करना है, तो इस पॉइंट पे मुझे डेप्थ पता होना चाहिए, नीचे कितनी डेप्थ है, यानी हाइट क्या है उसके ऊपर फ्लूइड कॉलम की। ये फ्लूइड कॉलम कहलाता है। तो इस पॉइंट से एक्स पॉइंट पे मुझे पता करना है प्रेशर। तो जो प्रेशर होगा एक्स पॉइंट पे दैट इज एच रो जी। तो जो प्रेशर होगा एक्स पॉइंट पे दैट इज एट एच रो जी, जहाँ पे एच जो है वो डेप्थ है उस लिक्विड कॉलम की, रो जो है वो डेंसिटी है मरकरी की जो कि 13,600 kg पर क्यूबिक मीटर होती है, ठीक है, और जी की वैल्यू आपको होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप जो है प्रेशर को एच के फॉर्म में भी दे सकते हैं। यहाँ पे एच हमारी डेप्थ थी, इसको प्रेशर हेड भी कहा जाता है। तो 1 एटीएम प्रेशर जो होता है, अगर मैं उस टर्म में निकालना चाहूँ तो 1 एटीएम प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg कॉलम। यानी जब मेरे पास ये हाइट 760 mm होगी किसकी? मरकरी कॉलम की, तो जो मेरा px निकल के आएगा वो 1 atm निकल के आएगा। देख लीजिए यहाँ पे, तो 760 mm जब हाइट होगी फ्लूइड कॉलम की यानी मरकरी कॉलम की, तब मेरे पास जो प्रेशर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 1 atm इस पॉइंट पे। अगर मैं पानी लेता हूँ तो 1 atm से कम आएगा क्योंकि पानी हल्का होता है मरकरी से, ठीक है। तो जनरली हम मरकरी ही लेते हैं। इसको हम जो है अगर mm को सेंटीमीटर में करना चाहें तो 76 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं mm की जगह, ठीक है। और 1 mm Hg कॉलम जो है 1 टोर के बराबर भी होता है। सो 1 mm Hg कॉलम, 1 mm HgC यानी Hg कॉलम जो है वो 1 टोर के बराबर भी होता है, ठीक है। टोर जो है वो भी यूनिट है प्रेशर की, जो कि साइंटिस्ट टोरी सैली को सम्मान देने के लिए उनके नाम पे दी गई है। तो 1 mm Hg कॉलम बराबर जो है
1 टोर भी होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक एटीएम जो है वो 760 होता है मरकरी कॉलम का, या फिर 760 टोर भी होता है। ठीक है, ये भी होता है, 760 टोर भी होता है। तो ये सारी यूनिट्स हैं, आप एक बार ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, सभी बुक्स में नहीं मिलेंगी ये, तो इसका हम इस्तेमाल बार बार करेंगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में जो भी हैं। सो प्रेशर मैं दोबारा बताता हूँ, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो अब हम पढ़ते हैं पास्कल लॉ क्या होता है उसके बारे में। पास्कल्स लॉ क्या है? पास्कल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो उसके बारे में समझते हैं। तो पास्कल्स लॉ जो है वो दिया गया था फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल द्वारा 1653 में। एक्चुअल में ब्लेज पास्कल थे वो साइंटिस्ट ही नहीं थे, बल्कि वो मैथमेटिशियन भी थे, वो फिलोसफर भी थे, वो राइटर भी थे, वो एस्ट्रोलॉजर भी थे, यानी मल्टीपर्पज पर्सन थे वो। तो ब्लेज पास्कल के द्वारा ये पास्कल्स लॉ दिया गया था। और जो पास्कल लॉ है वो किस बारे में है? तो पास्कल लॉ इज अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर थ्रू द स्टैटिक फ्लूइड्स। तो जो स्टैटिक लिक्विड्स होते हैं मेनली, उनमें प्रेशर का ट्रांसमिशन कैसे होता है, या प्रेशर के बारे में डिस्कशन, या प्रेशर से रिलेटेड ये लॉ है पास्कल्स लॉ। यानी पास्कल्स लॉ इज रिलेटेड टू द प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू द स्टैटिक फ्लूइड्स। तो पास्कल लॉ को दो स्टेटमेंट के थ्रू मैं समझाऊंगा, दोनों में से आप कोई सा भी स्टेटमेंट ले सकते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है पास्कल लॉ का वो ये है, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड अ स्टैटिक लिक्विड या फ्लूइड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस। यानी कोई भी स्टैटिक फ्लूइड लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने एक कंटेनर के अंदर फ्लूइड लिया हुआ है से वाटर, और एक पॉइंट लिया है मैंने डीप इनसाइड द स्टैटिक फ्लूइड, ये पॉइंट लिया हुआ है। तो इस पॉइंट पे जो फ्लूइड के कारण प्रेशर होगा या टोटल प्रेशर होगा वो हर एक डायरेक्शन में लगेगा। यानी अगर इस डायरेक्शन में से 1.1 एटीएम का प्रेशर लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में भी 1.1 एटीएम का प्रेशर ही लगेगा, इस डायरेक्शन में भी 1.1 एटीएम का प्रेशर ही लगेगा, इस डायरेक्शन में भी 1.1 एटीएम का प्रेशर ही लगेगा, इस डायरेक्शन में 1.1 एटीएम का प्रेशर ही लगेगा। यानी प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन इनसाइड अ स्टैटिक फ्लूइड। तो ये है मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट पास्कल लॉ का। अब मैं आपको सेकंड स्टेटमेंट बताता हूं पास्कल लॉ का। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आप चाहो तो दोनों स्टेटमेंट डेफिनेशन या लिख सकते हो जब पूछा जाए, या सिंगल स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ और मार्क्स जो हैं उसके हिसाब से आप दोनों स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो स्टेटमेंट 2 है मेरे पास। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? तो पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, फिर स्टेटमेंट 2 भी बता देता हूं। से मेरे पास एक वैसल है, से टैंक है एक, इसके अंदर मैंने एक लिक्विड लिया हुआ है से वाटर, और इसके दो पॉइंट लिए मैंने, एक यहाँ लिया है और एक यहाँ लिया है। चलो मैं यहाँ लेता हूँ उस पॉइंट को, ठीक है। तो ये पॉइंट है मेरे पास ए एंड ये पॉइंट है मेरे पास बी, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे जो प्रेशर है उसको मैंने कह दिया पी ए प्रेशर है, से ये प्रेशर है 1.1 एटीएम, और बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो मैंने कह दिया पी बी प्रेशर है, से दिस इज 1.2 एटीएम। जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो ज्यादा है, ए पॉइंट पे प्रेशर क्या है, थोड़ा कम है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि अगर कोई भी प्रेशर एक्स्ट्रा लगता है या डिक्रीज होता है, तो एडिशनल प्रेशर जो लग रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो इक्वली हर एक पॉइंट पे ट्रांसमिट होगा। यानी अगर मैं ऊपर से प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दूं, से मैंने 0.2 एटीएम प्रेशर इंक्रीज कर दिया ऊपर से, ठीक है, कितना 0.2 एटीएम प्रेशर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो ये जो प्रेशर है, जो 0.2 एटीएम एडिशनल प्रेशर है, ये हर एक पॉइंट पे जाके इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि पीए पॉइंट पे हमारा हो जाएगा 1.3 एटीएम, यहां पे भी इंक्रीज होगा, और पीबी पॉइंट पे भी सेम इंक्रीज होगा, यानी 1.2 से हो जाएगा आपका 1.5 एटीएम, सॉरी 1.4 एटीएम। तो जो प्रेशर होता है वो, जो एडिशनल प्रेशर होता है, दैट इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू ऑल द पॉइंट्स। जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, जो भी प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वो हर एक पॉइंट पे, जो भी फ्लूइड का हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे बराबर जाके जो है ट्रांसमिट होता है, यानी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो स्टेटमेंट 2 है, प्रेशर inside a static fluid
is equally transmitted at each and every point। तो जो भी प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो आप, वो हर एक पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट होगा। यानी अगर मैंने एडिशनल प्रेशर 0.2 एटीएम का बढ़ा दिया है तो वो पॉइंट ए पे भी बढ़ेगा जाके, यानी 1.3 हो जाएगा, पॉइंट बी पे भी बढ़ेगा यानी 1.4 हो जाएगा। यानी प्रेशर इनसाइड अ स्टैटिक लिक्विड इज इक्वली ट्रांसमिटेड एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो ये है स्टेटमेंट 2। अब मैं इसका प्रूफ भी बता रहा हूं आपको, पास्कल लॉ का प्रूफ भी पास्कल लॉ का प्रूफ बताता हूं आपको, यानी पास्कल लॉ का प्रूफ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक फ्लूइड कॉलम लिया हुआ है, एक टैंक है, उसके अंदर मैंने फ्लूइड से वाटर भरा हुआ है। अब इस फ्लूइड को का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जिसको हम कहते हैं फ्लूइड एलिमेंट, वो मैंने ले लिया है, कुछ इस शेप का है वो। ये अभी आपको बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन ये बहुत ही छोटा लिया है मैंने, इतना छोटा लिया है कि पॉइंट के जैसा है बिल्कुल। ये कैसा है? पॉइंट के जैसा। अब इसको मैंने जूम करके यहाँ दिखाया हुआ है, देख लीजिए कुछ इस तरह से है। तो एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म जैसा है। यहाँ पे इसकी तीन छोटी छोटी सरफेस दिखाई देंगी। एक ये वाली है जिसको मैंने फर्स्ट सरफेस कहा है, इसका एरिया A1 है। एक बॉटम पे है मेरे पास, इसको मैंने सेकंड सरफेस कहा है जिसका एरिया A2 है। और एक ये वाली सरफेस है, इसको मैंने थर्ड सरफेस कहा है जिसका एरिया A3 है। इन तीनों सरफेसेस पे मेरे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3, जो कि नॉर्मल फोर्सेस हैं। आप देखेंगे इस सरफेस से बिल्कुल 90 डिग्री पे लग रहे हैं, यानी नॉर्मल फोर्सेस हैं। अगर मैं इसे XY एक्सिस के हिसाब से बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से बनेंगे ये फोर्सेस। देखिए F1 ऐसे लग रहा है तो ये F1 ऐसे बना दिया, F2 ऊपर लग रहा है तो मैंने F2 ऊपर बना दिया, F3 हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो मैंने F3 हॉरिजॉन्टल बना दिया है। यहाँ पे ये जो एंगल है दिस वन, इसको मैंने थीटा माना है। इस एंगल को क्या माना है? थीटा। तो जो F1 होगा उसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ उसका जो वर्टिकल के साथ एंगल होगा वो थीटा होगा। क्यों होगा ये आप खुद ही सोचिए, दोबारा समझ लीजिए। जो F1 था, दिस वन F1, इसका जो वर्टिकल के साथ एंगल होगा वो थीटा होगा, जो कि इसके बराबर होगा। क्यों होगा वो आप खुद सोचिए। अब क्योंकि ये मेरा फ्लूइड जो एलिमेंट था, जो छोटा सा एलिमेंट लिया था, वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा ऊपर नीचे। ये अज्यूम करके चल रहे हैं हम कि ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा हूँ, रेस्ट पे है। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स लगेगा इस फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी ये तीनों फोर्सेस जो हैं F1, F2, F3, F2, इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, F2 और F3 तो पहले से ही हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस पे हैं, तो मैंने F1 को 2 भागों में तोड़ दिया है। इनको कहते हैं रेजोल्यूशन कर दिया मैंने F1 का। क्या कर दिया? रेजोल्यूशन। जब F1 का रेजोल्यूशन करूंगा तो इधर आ जाएगा मेरे पास F1 cos थीटा और इस तरफ आ जाएगा मेरे पास F1 sin थीटा। यानी इस सिंगल फोर्स को मैंने 2 भागों में बांट दिया, देख लीजिए, F1 sin थीटा एंड F1 cos थीटा। अब जो F3 होगा वो F1 sin थीटा के बराबर होगा, क्योंकि नेट रिजल्टेंट फोर्स को 0 लाना है मुझको। तो जो F3 होगा वो होगा F1 sin थीटा के बराबर, और F2 जो होगा वो होगा F1 cos थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हमने तीनों के बीच में रिलेशनशिप पता कर ली। ओके, क्योंकि मेरा ये एरिया A1 था, ये एरिया A2 था, ये एरिया A3 था, और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमें पता है, और वो सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पे रहती है। कितने पे रहती है? 90 डिग्री पे। इसका मतलब जो A2 एरिया है वो बाहर की तरफ ऐसे नीचे लग रहा है, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। यानी इस सरफेस का जो एरिया A2 है वो अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो नीचे की तरफ है, इस तरह से। इस थर्ड सरफेस पे जो एरिया है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, यानी A3, और जो A1 एरिया है वो ऊपर की तरफ है, इस डायरेक्शन में। A1 ऐसे है, ऐसे करके A1 एरिया है। इसको मैं अगर दिखाऊंगा तो मैंने इस तरह से दिखा दिया है। अब इस A1 एरिया का जो वर्टिकल के साथ एंगल होगा वो थीटा के बराबर होगा। क्यों? आप खुद ही जरा मैथमेटिक्स के हिसाब से देखिए कि थीटा क्यों है वर्टिकल के साथ इसका एंगल। अब जिस तरह से हमने फोर्स का किया था वैसे हम इसे भी रिजॉल्व कर लेंगे A1 एरिया को। A2 एंड A3 पहले से ही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, मुझे सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना है, यानी इसका रेजोल्यूशन करना है। तो A1 का जब मैं रेजोल्यूशन करूंगा तो इधर आएगा मेरे पास A1 sin थीटा, और इधर आएगा मेरे पास A1 cos थीटा। तो ये जो A1 है ये हट जाएगा यहाँ से। अब हमने 2 भागों में तोड़ लिया, तो ये A1 sin थीटा A3 के बराबर होगा, यानी A3 बराबर होगा A1 sin थीटा, और इसी तरह से A1 cos थीटा और A2 बराबर होंगे, यानी A2 बराबर होगा A1 cos थीटा के।
तो ये आप जरा ध्यान से उतार लीजिए फटाफट। उसके बाद हमको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि F2 वाले को A2 वाले से डिवाइड करना है, F3 वाले को A3 वाले से डिवाइड करना है। चलिए ये मिटा देता हूं मैं, इधर फटाफट उतार लिया आपने, वीडियो पॉज करके उतार लीजिए नहीं तो। ओप्स, ये मेरे पास F2 था एंड दिस इज F3। तो अब मैं F2 वाली इक्वेशन को A2 वाली इक्वेशन से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास आएगा F2 अपॉन A2 बराबर F1 कॉस थीटा अपॉन में A1 कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा कट जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा F2 अपॉन A2 बराबर F1 अपॉन में A1। ठीक है, यानी F2 अपॉन A2 बराबर F1 अपॉन A1। इस तरह से F3 को मैं A3 से डिवाइड करूंगा, कर देता हूं F3 को किससे, A3 से। तो मेरे पास आएगा F3 अपॉन A3 बराबर F1 अपॉन में A1 साइन थीटा, और नीचे भी साइन थीटा आएगा, दोनों कट जाएंगे। तो आपका आ गया F3 अपॉन A3 बराबर F1 अपॉन A1। इसका मतलब है F1 अपॉन A1 F2 अपॉन A2 के बराबर भी था, F1 अपॉन A1 F3 अपॉन A3 के बराबर भी था। इसका मतलब तीनों रेशियो क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि F1 अपॉन A1 बराबर होगा F2 अपॉन A2 बराबर होगा F3 अपॉन A3। और आपको पता है जब नॉर्मल फोर्स को एरिया से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, प्रेशर। यानी यहाँ पे फर्स्ट सरफेस पे प्रेशर है वो P1 है, वो बराबर होगा सेकंड सरफेस पे जो प्रेशर होगा P2, वो बराबर होगा थर्ड सरफेस पे जो प्रेशर होगा P3। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि हमने इस फ्लूइड एलिमेंट को एक छोटे से पॉइंट के हिसाब से माना था, तो इस फ्लूइड एलिमेंट को हमने क्या माना था, छोटा सा पॉइंट माना था। और इस छोटे से पॉइंट पे जो भी प्रेशर लग रहा है, चाहे इधर से लग रहा हो, चाहे इधर से लग रहा हो, चाहे इधर से प्रेशर क्या था P1, इधर से प्रेशर क्या था P2, इधर से प्रेशर क्या था P3। तो आपने देखा तीनों प्रेशर क्या हैं, बराबर हैं। और यही मैंने आपको समझाया था, पास्कल लॉ ये कहता है कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में अंदर की तरफ जो भी किसी पॉइंट पे प्रेशर लगता है वो हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, बराबर होता है। देखिए हर एक डायरेक्शन बराबर है कि नहीं है, इधर भी वही है, नीचे से भी वही लग रहा है, साइड से भी वही लग रहा है, हर एक डायरेक्शन में क्या है, बराबर है। तो ये प्रूफ है हमारे पास पास्कल लॉ का। एप्लीकेशंस जो है मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं। तब तक के लिए आज का हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन एकेडमी के साथ। और मेरी सभी से गुजारिश है कि इस चैनल को आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उनका वो फ़ायदा उठा पाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।